सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारी किया क्लेविस ईवी का रिव्यू करने वाले हैं। तो एक बार मैं स्टार्टअप एनिमेशन बता देता हूँ आपको। ये अपनी एलईडी लाइट्स हैं। मैंने ये गाड़ी क्यों ली, राइट, एंड व्हाट वाज द रीज़न कि सी आई वाज प्रीवियसली आई हैड अ मारुति बलेनो, राइट, सुजुकी बलेनो, विच वाज अ पेट्रोल मैनुअल कार, राइट, एंड आई हैव बीन ड्राइविंग इट फॉर ऑलमोस्ट 8 years, राइट। अब मुझे था कि मुझे अपग्रेड तो करना है, इससे बड़ी ये गाड़ी लेनी है, राइट। बट अगेन क्वेश्चन ये आ रहा था कि किस साइज़ की गाड़ी ले, 5 सीटर ले, 7 सीटर ले, पेट्रोल ले, डीजल ले, राइट। वीडियो कंटिन्यू करते हैं तो वही मैंने रिसर्च चालू किया। तो मेरे को ये था कि मेरे को बड़ा गाड़ी लेना है, ठीक है, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि यू आर लिविंग इन इंडिया, राइट। सो जो रोड्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है दैट इज प्रेलेव सब जगह है, मतलब आप कहीं भी चल जाए। मैं अभी एक मेट्रो सिटी पुणे के अंदर रहता हूँ, बट ऑलमोस्ट सब जगह रोड्स की हालत ख़राब है, और स्पेशली रेनी सीजन में तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बलेनो में मेरे को ये प्रॉब्लम बहुत फेस होती थी कि मैं कहीं जाता था और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, तो मैं कितना भी बचा के चला लूँ, कितना भी स्लो स्पीड पे चला लूँ, गाड़ी नीचे टच होती ही होती थी। इवन जब मैं सिंगल में खुद चला रहा हूँ, पीछे कोई मतलब रियर सीट आर नॉट ऑक्यूपाइड, राइट, फिर भी उस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस था वो अराउंड 170 mm, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 165 या 170 mm के अराउंड था। उसकी वजह से क्या होता था कि गाड़ी नीचे अड़ जाती थी। तो एक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता था कि मेरे को ये था कि जब हम गाड़ी लेनी है तो ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी लेनी है और बिग थोड़ी स्पेशियस गाड़ी लेनी है। अब कैसा कि फैमिली में कभी जैसे अभी मैं हूँ, वाइफ है, बच्चा है, ठीक है, हम 3 मेंबर्स के हिसाब से तो 5 सीटर कार इज मोर देन इनफ, राइट। बट क्या होता था कभी कैसे कोई गेस्ट आ गए, या कोई पेरेंट्स आ गए, इन लॉज आ गए, या कोई सिबलिंग्स आ गए, तो फिर वो क्या 5 सीटर क्या छोटी पड़ती थी। क्योंकि क्या भी कैसे अगर आप देखोगे तो मेरा जो पीछे जो ये रियर सीट है, इस पर मैंने बच्चे की चाइल्ड सीट लगा रखी है। एंड सिंस माई किड इज स्मॉल, तो चाइल्ड सीट इज मैंडेटरी, क्योंकि हम लोग अगर ट्रैवल करते हैं तो बच्चे को मैं चाइल्ड सीट पे ही बिठा के ले जाता हूँ, क्योंकि दैट इज द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल विद अ इन्फेंट, राइट। तो अब ये चाइल्ड सीट को एक बार अगर फिक्स कर दिया बराबर, तो उसके बाद इसको मतलब निकालना करना इज वेरी कम्बरसम, राइट। सो मेरा ये था कि चाइल्ड सीट तो जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, चाइल्ड सीट तो हमको यूज़ करनी है, राइट। अब उसके बाद क्या यूजेबल स्पेस बहुत कम रह जाता है। मतलब मेरे ड्राइवर साइड की जो पैसेंजर सीट है, इसके अलावा सिर्फ 5 सीटर गाड़ी है, तो पीछे एक सीट बचती, क्योंकि अगर एक नॉर्मल एडल्ट बैठेगा, राइट, तो फिर चाइल्ड सीट और उसके बाद इतनी स्पेस नहीं कि पीछे 2 जने बैठ सकें। तो ये तो था कि बड़ी गाड़ी लेनी है और 5 सीटर भी नहीं लेनी, 7 सीटर पे शिफ्ट करना है, ठीक है। अब 7 सीटर के जब मैं ऑप्शंस तलाशने लगा तो मार्केट में आप जानते ही हैं पेट्रोल डीजल के अंदर 7 सीटर ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है। अगर आप महिंद्रा की बात करें तो XUV 700 अवेलेबल है, स्कॉर्पियो एन अवेलेबल है, राइट। टाटा में जाए तो टाटा सफारी अवेलेबल है, और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं, ठीक है। एंड माई बजट वॉज अराउंड ऑलमोस्ट लाइक अराउंड लेस देन 30 lakhs, राइट। तो मेरा ये था कि वैल्यू फॉर मनी गाड़ी भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली वाइज भी बेस्ट गाड़ी होनी चाहिए, प्लस ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसकी आफ्टर सेल सर्विस और फिट एंड फिनिश और जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा मन था जो था, पहले तो मैं सबसे पहले तो XUV 700 देखने गया, राइट। XUV 700 देखने की गाड़ी वो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, ठीक है, बैठा स्पेस भी अच्छा था, उसके अंदर सब कुछ था। अब वही बात है कि अगर आप उसका पेट्रोल मॉडल लेने जाओ तो वो 30 lakhs के अंडर आता है, राइट। अगर आप अभी मेरे को टॉप मॉडल चाहिए था, मतलब फुली लोडेड, जिसमें आपको एडास वगैरह सब है, क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजिकली टेक लोडेड गाड़ी चाहिए थी जिसमें सब फीचर्स आने चाहिए, एडास भी आना चाहिए। क्योंकि एडास मैंने यूज़ किया हुआ है, मैंने मतलब दूसरी गाड़ियाँ चलाई हुई जिनमें एडास था, और मेरे को अच्छा लगा वो फीचर, क्योंकि वो यूजेबल है। और स्पेशली हाईवेज पे जा रहे हो, आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, तो एडास बहुत मदद करता है, बहुत आपको हेल्प करता है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% फुल प्रूफ वो कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप उस पर मतलब लगा के छोड़ दें और आप आराम से आलती पालती मार पाए, मैं ऐसा नहीं मानता। बट हाँ, कुछ टाइम के लिए आप उसको यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील होता है, आपकी थोड़ी हेल्प करता है वो। और कुछ सिचुएशन में डेफिनेटली वो आप उसकी जजिंग काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ये अभी मैं इसमें भी यूज़ करता हूँ, तो कई बार क्या होता है, बड़ी गाड़ी है, राइट, तो जब मैं बैक लेता हूँ तो इसके अंदर जो पीछे वाले रेडार्स हैं, तो वो कोई अगर क्रॉस ट्रैफिक मतलब उधर से कोई गाड़ी आती है उसको डिटेक्ट कर ले तो वो ब्रेक्स लगा देते हैं, जो मेरे को नॉर्मली नहीं दिख पाता या ब्लाइंड स्पॉट में आ जाता है, राइट। तो कुछ फीचर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं इसके, मतलब एडास में जो आते हैं, और वो हेल्प करते हैं आपकी मतलब कुछ मिसहैप या एक्सीडेंट होने बचाने से, राइट। तो मेरा यह था कि टेक लोडेड फुली लोडेड गाड़ी लेनी है। अब XUV 700 में वही था कि अगर आप फुली लोडेड अगर गाड़ी लेने जाते हो तो 30 के आसपास या 30+ ही बैटरी थी, तो एक तो बजट वाला तो इशू था ही।
प्लस जब मैंने कुछ ओनर से बात करी, जो मतलब, और मैंने कुछ फोरम्स पढ़े ऑनलाइन, कुछ रिव्यूज़ देखे, तो मुझे ये पता चला कि यार अगर पेट्रोल मॉडल लेते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी लेनी थी। अब मैनुअल मैंने 8 साल चला ली थी, मेरे को भाई अब मेरे को क्लच दबाने की इच्छा नहीं थी, मेरे को अपनी टांग नहीं तोड़नी थी क्लच दबा दबा के ट्रैफिक में, ठीक है। तो एक दो ओनर से बात करी तो मेरे को पता चला कि यार पेट्रोल की तो माइलेज 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर है मैक्सिमम। मतलब जितने भी मैं लोगों से मिला हूँ पर्सनली जिनके पास है पेट्रोल ऑटोमेटिक एक्सयूवी, तो मैंने कहा 8-9 किलोमीटर। अभी मैं बालेनो चलाता था तो 15-16 तो मतलब घटिया से घटिया कंडीशन में 15-16 का एवरेज निकाल लेती है, तो अच्छे कंडीशन में तो 20-21 भी निकाली हुई है। तो चलो ठीक है, एवरेज कम है, बट यार अब जिस हिसाब से क्या पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है और आगे जाके क्या रहेगा, क्या ग्लोबल कैसा इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी। अभी आज की डेट में 102 बिक रहा है, कल हो सकता है 150 बिके, कल हो सकता है 200 भी बिके, तो कोई बड़ी बात नहीं है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती है तो यार मतलब वो उसकी रनिंग कॉस्ट इतनी महंगी हो जाएगी कि मैं पहले तो 30 लाख रुपए गाड़ी में डालूं, उसके बाद मैं पेट्रोल डीजल में इतना पैसा फूंक दूं कि मतलब वो गाड़ी मेरे को ओवर द टाइम इतनी महंगी पड़ जाएगी, कोई सेंस नहीं बनेगा, राइट। हाँ, सिर्फ कि यार बड़ी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी है, 5 स्टार है, ठीक है, फीचर्स आ रहे हैं, वो सब मैं मानता हूँ, बट यार एक रनिंग कॉस्ट भी एक चीज़ होती है जो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी ओवर द टाइम, राइट। फिर पेट्रोल अभी जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के भी देखो आप, डीजल गाड़ियों पे बैन का चल रहा है, मतलब दिल्ली में बैन लगा देता, हटा दिया, क्या किया वो मेरे को नहीं पता, बट हाँ मतलब एक नेगेटिव सेंटीमेंट ऑलरेडी है मार्केट के अंदर कि डीजल की गाड़ियों का फ्यूचर अब अंधेरे में है, आगे जाके बैन होनी है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने तो डीजल बनाना बंद नहीं कर दिया, जैसे आप जाते हैं मारुति सुजुकी आज की डेट में डीजल गाड़ियाँ नहीं बनाती, और भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स है, तो डीजल का तो भविष्य अंधेरे में है ही, ठीक है। तो अब पेट्रोल ऑटोमेटिक नहीं लेनी तो डीजल लेनी पड़ती, ठीक है। डीजल में ठीक है, डीजल में भी कोई बहुत ज़्यादा एवरेज नहीं था, मैंने अच्छे से रिसर्च करा। आप कहने वाले तो कहते हैं कि भाई 17-18 का भी निकाल लेती है, बट ऑन एन एवरेज जो मेरी स्टडी थी, जो मेरी रिसर्च थी, जो मैंने ओनर से बात करी, तो 10-12 मैक्सिमम 15 का एवरेज वो देती है। तो ये भी डाउन साइड में ही था अगर मैं डीजल ऑटोमेटिक लेता था। प्लस वही अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा, 32-33 लाख की ऑन रोड पड़ रही है, फिर वो डीजल का खर्चा, फिर वो डीएफ बार बार टॉपअप करो, और डीएफ क्या बोलते हैं वो रीजनरेट करती क्या, मतलब XYZ, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, राइट। फिर वही आगे जाके फ्यूचर में हमेशा वो मन में रहेगा कि अब बैन होगा, क्या होगा, तो रीसेल कर, मतलब मेरी गाड़ी तो 10 साल चली जाएगी लेने के बाद, क्योंकि 10 साल तक तो वैसे भी कुछ नहीं होता, बट जब मैं उसको नेक्स्ट टाइम बेचने जाऊंगा तो रीसेल कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो वो नुकसान भी आगे कभी ना कभी झेलना ही पड़ता, ठीक है। फिर टाटा का तो यार देखो, मैं बताऊँ, टाटा का मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि टाटा के तो मैं खुद इतने सालों से देखता रहा हूँ, रिव्यूज़ का भी मेरे को पॉजिटिव लगे ही नहीं। सिर्फ आपको 5 स्टार रेटिंग उसके चक्कर में नहीं है, देश का लोहा है, मेरे देश की गाड़ी है, अगर आप उस सब में बिलीव करते हैं तो वो अलग बात है, बट मैं उस सब चीज़ में मैं नहीं फंसता, उस सब मतलब वो जो फर्जीवाड़ा है उसके चक्कर में। मेरे को रिलायबल गाड़ी चाहिए, जो ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए जो इसमें आए दिन कोई ना कोई इश्यूज़ आ रहे हो, मेरे को सर्विस सेंटर ले लेके जानी पड़ रही हो, ठीक है। रास्ते चलते डिस्प्ले बंद हो गया, रास्ते चलते ब्रेक लग गए, रास्ते चलते कुछ हो गया, XYZ, मतलब वो सब चीज़ों में नहीं बढ़ना था। मेरे को रिलायबल ब्रांड की गाड़ी चाहिए थी। सुजुकी एक बहुत रिलायबल ब्रांड है, मे बी उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, मैं मानता हूँ उस पर वो लोग काम कर रहे हैं, बट रिलायबिलिटी के मामले में मैंने 8 साल मारुति सुजुकी बलेनो चलाई, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसकी सर्विस भी 10,000 किलोमीटर्स पर होती थी, कुछ सर्विस में भी कुछ खर्चा नहीं आता था, ठीक है। तो मतलब इतना रिलायबल ब्रांड है, जैपनीज ब्रांड था, तो मेरे को था कि यार रिलायबल ब्रांड की गाड़ी ही लेनी है। ये अपन को इंडिया मैन्युफैक्चर, मेड इन इंडिया, इस चक्की, ये सब बकचोदी में मेरे को पढ़ना ही नहीं था, ठीक है। तो मैं देखने लगा गाड़ियाँ, तो अब ऑप्शंस कम होते जा रहे थे, क्योंकि एक तो पहला बजट कंस्ट्रेंट की 30 लाख से ऊपर अपन को जाना नहीं है। फिर ठीक है, एक दिन ऐसे ही अचानक मेरा मूड बना, तो मैं कहीं जा रहा था, तो आज तक मैंने रास्ते में किया का शोरूम मेरे को दिखा, तो मैं था, मेरे वाइफ भी थे, बच्चे भी थे साथ में, तो मेरे को था, मैंने कैरेंस पहले देखी हुई थी किया की, तो बस वो मेरे को थोड़ा था कि थोड़ी सी मेरे को आउटडेटेड लगती थी, क्योंकि उसमें जैसे आजकल जो कनेक्टेड स्क्रीन्स वाला पैनोरामिक सनरूफ वगैरह ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं आ रही थी, राइट। तो मेरे को ये था कि यार इसका जब भी फेसलिफ्ट आएगा तो अपन देखने चलेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि क्लेविस लॉन्च हुई, राइट, पेट्रोल डीजल जो भी था, तो मेरा मूड बना, मैंने कहा चलो शोरूम चलते हैं, अपना क्लेविस देखने चलते हैं। मैं गया वहाँ पर, क्लेविस पेट्रोल डीजल वहाँ खड़ी हुई थी, उन्होंने मेरे को दिखाई, मेरे को गाड़ी अच्छी लगी, ठीक है। फीचर लोडेड थी गाड़ी, उसमें भी बस यही प्रॉब्लम था कि अगर आपको फुली लोडेड मॉडल चाहिए तो वो पेट्रोल ऑटोमेटिक ही आएगा, डीजल के अंदर फुली लोडेड मॉडल आता नहीं है, ठीक है। चलो वो भी ठीक है, पर क्या हुआ, किस्मत से 2-4 दिन पहले शायद ये किया क्लेविस ईवी आपकी लॉन्च हुई थी, और उनके पास डिस्प्ले में गाड़ी आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं चल के गाड़ी को।
तो फिर गाड़ी मैंने देखी, तो मेरी गाड़ी बहुत अंदर से बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जैसे इंटरनल, अभी आपने ये जैसे आपने देखोगे फ्लोटिंग डेक वगैरह जो है, ये एक्सक्लूसिव है फॉर ईवी, राइट। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, मतलब अंदर का जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल। और प्लस मतलब वही ईवी है तो गाड़ी एकदम साइलेंट है, कुछ नहीं, मतलब ठीक है। और मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ईवी में बैठने के बाद। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है पेट्रोल डीजल और ईवी के अंदर, बट हाँ मेरे को लगा थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगी मेरे को गाड़ी अंदर से, ठीक है। इसके बाद मैंने बात करी वहाँ पर, तो मेरे को वही था, मेरे भी मन में सेम डाउट होता था कि यार ईवी तो महंगी है, अभी नई टेक्नोलॉजी ये वो है, पेट्रोल डीजल से तो महंगी पड़ेगी। बट जब मैं ऑन पेपर में जब इसकी प्राइसिंग वगैरह निकाली, तो मेरे को कुछ ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। मतलब आप बोलोगे कि पेट्रोल डीजल जो है, अगर आपकी 25-26 ऑन रोड जा रही थी टॉप मॉडल, अभी मैं वो एसेसरी इंश्योरेंस और वो सब को कंसीडर नहीं कर रहा, वो हर स्टेट का हर सिटी का अलग रहता है, बट मैं इन जेनरिक बोल रहा हूँ। तो अगर 25-26 ये पड़ रही थी, तो ऑलमोस्ट ये ईवी भी उतनी ही जा रही थी मेरे को, ठीक है। तो मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगा कि यार मैं ईवी के लिए ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, ऑफरेंट ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर बात चली तो ईवी की भी उन्होंने मेरे को प्राइसिंग बताया, और प्लस उन्होंने ये बोला कि सर इस पर 1.5 लाख की सब्सिडी भी मिल रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, पहली 10,000 गाड़ी जो सेल होंगी 1 अप्रैल 2025 के बाद। तो वो भी मेरे को एक पॉइंट अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी उस 10,000 में अपना नंबर आएगा नहीं आएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट गवर्नमेंट कुछ आपकी सहायता कर रही है, इसमें कुछ सब्सिडी दे रही, तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। प्लस रोड टैक्स नहीं था, ठीक है। अगर मैं वही डीजल या पेट्रोल ऑटोमेटिक लेता तो उसमें लगभग 2.25 लाख रुपए रोड टैक्स था। अब आप जानते ही ये है कि जिस हिसाब से इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई एम नॉट श्योर कि मेरे को तो रोड टैक्स देना बिल्कुल भी वाजिब नहीं लगा, ठीक है। पहले तो मैं इतनी महंगी गाड़ी लूँ, उस पर रोड टैक्स दूँ 3 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद मैं टोल टैक्स दूँ, सबको दूँ, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो 2.25 लाख रुपए तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं ना, चुभ रहा था कि भाई 2.25 लाख रुपए मैं रोड टैक्स तो नहीं दूंगा। ईवी में यह था कि आपको रोड टैक्स बिल्कुल फ्री है, तो मेरे को बहुत ये चीज़ सही लगी कि यार रोड टैक्स नहीं देना, ठीक है। फिर मैं घर आ गया, मतलब मैंने वहाँ बात करी, मैंने कहा चलो देखते हैं। घर आया, फिर मैंने जो अभी नई मैं मतलब देखता रहता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, तो राइट। तो जो महाराष्ट्र की ईवी पॉलिसी आई थी 2025 वाली, वो मैंने निकाली, डाउनलोड करी और मैंने पढ़ना चालू किया। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता चली कि आपका एक तो ये 1.5 लाख वाली सब्सिडी आ गई, ठीक है। इसके अलावा आपका टोल एग्जेम्पशन है। तो अभी मैं पुणे में रह रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में आपका एक्सप्रेसवे पे टोल एग्जेम्पशन है, अटल सेतु पे टोल एग्जेम्पशन है, और जो भी स्टेट हाईवेज रहेंगे उन पे 50% रहेगा। अब आई एम नॉट श्योर कि कितना अभी एप्लीकेबल कितना हुआ है, कैसे हुआ है, बट 50% रहेगा। और तो ये सब चीज़ें मेरे को पॉलिसी पढ़ के बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने ईवी के ऊपर रिसर्च करना चला, क्योंकि यार वही है कि आपने इतने साल और इतने आपने लाइफ में वही पेट्रोल डीजल चलाई है हमेशा, राइट। और ईवी इज़ ए न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। तो वो रेंज एंग्जाइटी कि यार रास्ते बंद होगी तो मैं क्या करूँगा, कैसे चार्ज करूँगा, चार्ज होने में कितना टाइम लेगी, वो सब। तो फिर मैंने धीरे धीरे इस पर रिसर्च करना, अपने एनालिसिस करना चालू करा कि फोरम्स पढ़ना, XBHP पे फोरम्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। तो वहाँ जा जाके मैंने रिव्यूज़ पढ़ना चालू करा, लोगों का फीडबैक पढ़ना चालू करा कि ईवी के बारे में क्या है। तो मेरे को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि यार ईवी अडोप्शन तो हो रहा है कंट्री में, ठीक है। लोग ईवी ले रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि 100% डेवलप हो चुका है, बट 75% तो डेवलप हुआ है, इतना तो है। और मेट्रो सिटीज़ में तो हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं पुणे में रह रहा हूँ, मैंने खुद ने देखा है कि मेरे को कम से कम हर 2-3 किलोमीटर पे एक फास्ट चार्जर तो मैंने खुद ने देखा हुआ है, पुणे सिटी के अंदर, या फिर कहीं भी हम जा रहे हैं हाईवेज वगैरह पे, लोनावला जा रहे हैं, खंडाला जा रहे हैं, XYZ, मतलब मेजर रूट्स पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हुआ है, मेट्रो सिटीज़ में तो हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट छोटी सिटीज़ के बारे में। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया कि यार अगर मैं मेट्रो सिटी, यार मतलब पुणे में रह रहा हूँ या कोई अच्छे बैंगलोर या कोई भी ऐसी अच्छी मेट्रो सिटी में, तो मैं ईवी ले सकता हूँ। और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मेरा डे टू डे रनिंग में, और जो ओकेजनल वीकेंड ट्रिप्स है 400 मैक्सिमम 400-500 किलोमीटर की ट्रिप्स भी अगर मैं करता हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि चार्जिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है रेडिली, जहाँ भी मेजर हाईवेज हैं या जो भी मेजर स्टेट हाईवेज, राइट। तो मेरा मन मतलब बन गया कि यार ईवी अपन ले सकते हैं, और ईवी पे जिस हिसाब से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो आगे जाके आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो ये सब हो गया। इसके बाद मतलब मैंने पूरी रिसर्च कर ली, फिर मैंने मूड बना लिया कि भैया ठीक है अपन को लेनी है। अब इसके अंदर 2 वेरिएंट्स है, तो था इसका नॉर्मल वाला जो आपका 42 किलोवाट समथिंग का आता है, और दूसरा था 51.4 का। दोनों वेरिएंट्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 1.5 या 2 लाख का होगा, मतलब मेरा तो ध्यान भी नहीं दिया। मेरे को यह था कि आप पैसा डाल ही रहे,
तो लॉन्ग रेंज वाला ही लेंगे, सीधी सी बात है। भले वो 100 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी नॉर्मल वाले से, बट वो मन में वो शांति रहती है कि भाई यार अपने पास 100 किलोमीटर की ज़्यादा रेंज है, जस्ट इन केस मैं ऐसी कोई जगह फंस गया तो मेरे पास हमेशा मार्जिन रहेगा, ठीक है। तो ये सब सोच के मैंने आपका जो अपना ER वाला वेरिएंट था 51.4 किलोवाट वो अपना बुक कर लिया। हाँ, अब इसमें यह था कि टॉप मॉडल था और सेकंड टॉप था, तो मैंने लिया है STX ER, मतलब जो है सेकंड टॉप मॉडल। STX प्लस ER क्यों नहीं लिया मैंने, तो वही मैंने फीचर्स वगैरह प्राइस टू वैल्यू बेनिफिट एनालिसिस किया उसका, तो मेरे को ये पता चला कि भैया STX प्लस ER में एक्स्ट्रा में क्या आता है, एक्स्ट्रा में उसके अंदर आएगा आपके पास पहला तो बॉस का ऑडियो सिस्टम 8 स्पीकर्स वाला, ठीक है। ना ही मैं कोई ऑडियो फाइल हूँ, ना मैं कोई डीजे हूँ। जो नॉर्मल STX ER वाला वेरिएंट है उसके स्पीकर्स भी काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। वो बॉस में थोड़ा सा प्रीमियम साउंड आपको मिलता होगा, बट मेरे को वो इतना बड़ा मेरे लिए कोई मतलब बाइंग पॉइंट नहीं था कि मैं उसके लिए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूँ, ठीक है। दूसरा था पावर ड्राइवर सीट। मैंने 8 साल एक मैनुअल वाली गाड़ी चलाई है जिसके अंदर सीट आगे पीछे करना, उसमें तो हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं था। तो मेरे लिए यार मतलब वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी कि यार मैनुअली में सीट एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बस वो 2 बटन है, उसमें भी क्या है कि आप आगे पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड और ये अपना क्या बोलते हैं रिक्लाइन सेट कर सकते हो। हाइट एडजस्टेबल तो उसमें भी मैनुअल है, ठीक है। तो अगेन मेरे को तो सेंस नहीं लगा। फिर उसके बाद क्या था आपका वेंटिलेटेड सीट्स। अब यार मैंने वेंटिलेटेड सीट्स वाली गाड़ी चला रखी है, बस फीचर है, ठीक है। होना नहीं होना कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं कि यार बिना वेंटिलेटेड चलाओगे तो आपकी पूरी वीट पसीने में हो रही है, ऐसा कुछ नहीं यार। अगर गाड़ी का AC अच्छा है, केबिन ठंडा हो रहा है तो वो मैनेज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। वो कुछ पीछे से एक ब्लोअर है यार, वो खाली आपकी सीट पे मतलब हवा फेंक रहा है, राइट। ये था। फिर क्या था किया लोगो प्रोजेक्शन, मतलब भाई ये जो आपके जो ये वाले मिरर्स, हाँ तो ये जो आपके मिरर्स है इसमें मतलब नीचे की तरफ एक प्रोजेक्टर बना हुआ जो नीचे किया का लोगो फेंकता है, ठीक है। एक तो ये थोड़ा ग्लेयर वाला इसलिए मैंने सनग्लासेस लगा दी, तो एक ये फीचर क्या आपको मैं बता कि नीचे ना लोगो फेंकता है वो, ठीक है। उसके अलावा क्या था कि उसके अलावा दूसरा जो फीचर था वो था आपका व्हीकल टू लोड या व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग वाला। मतलब क्या है कि ये जो पीछे वाला जहाँ पर आपका जो AC का कंट्रोल है रियर सीट्स का, वहाँ पर ना एक अपना 16 एम्पेयर वाला सॉकेट दे रखा है, आप इससे मतलब लैपटॉप का चार्जर लगा सकते हो। प्लस एक एक्सेसरी मिलती है जिससे आपका जो फ्रंट चार्जिंग सॉकेट है वहाँ पर भी उसको लगाकर और आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, मतलब जैसे आपको कुछ मतलब एयर फ्राई चलाना है, कुछ भी XYZ कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो 16 एम्पेयर के प्लग में लगता है वो आप चला सकते हो। तो मेरे को वो फीचर भी ऐसा कोई काम करने लगा, क्योंकि यार आप EV बाय कर रहे हो तो आपका जो फोकस रहेगा ना वो रेंज मैक्सिमाइजेशन पे रहेगा, ना कि आपके घर को कोई अप्लाइंसेस चलाने हैं आपको EV से, राइट। कि कहीं कहीं कैंपिंग में गए हो तो उसके लिए वो पावर बैंक्स वगैरह छोटे वाले मतलब लिथियम आयन वाले जेनसेट्स वगैरह आते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे को वो फीचर नहीं, तो वही है कि 2 लाख रुपए देना उस चीज़ के लिए मेरे को सेंसफुल नहीं लगा। बाकी STX ER वाले मेरे में सब कुछ है, एडास है, ये है वो है, एम्बिएंट लाइटिंग है, कनेक्टेड कार टैक है, किया कनेक्ट है, ये है, सनरूफ है, ठीक है। तो वो सारे फीचर्स है उसके अंदर, बस वो 4-5 जो क्या बोलते हैं फैंसी फीचर्स है ना वो उसके अंदर नहीं थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वो 2 लाख रुपए बचेंगे अपने, कहीं और काम आएंगे, उसके भले ही अपन 2 लाख रुपए की कोई अपन एसेसरीज में यूज़ कर लें, कुछ भी हो XYZ, मतलब 2 लाख रुपए बच रहे थे। तो भाई STX ER मैंने बुक कर ली, ठीक है। 27 अगस्त गणेश चतुर्थी को मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी, ठीक है। एंड आई एम हैप्पी कि जो पुणे का डीलर है धोनी किया, उससे मैंने गाड़ी ली और आई एम हैप्पी विद द सर्विस। मतलब उनकी सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी मेरे को, और मतलब जो भी अपडेट्स है गाड़ी के रिलेटेड जो भी था, तो आई वॉज हैप्पी विद द डिलीवरी। 27 तारीख को गाड़ी ली। उसके बाद मैंने अभी आज की डेट में, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज है डेट आपकी 19 सितंबर, लगभग 1000 किलोमीटर हो चुकी है, टू बी प्रिसाइज 981 चल चुकी है। तो अभी मैंने नेक्स्ट वीक में इसकी सर्विस बुक कर रखी है ऑलरेडी। तो 1000 किलोमीटर चलाई मैंने, हाईवेज पे लेके गया, ठीक है, घाट्स में लेके गया, ठीक है, मुल्शी गया, लोनावाला गया, ये सब मतलब सारी फैंसी जगह में गया जो मानसून में आप जाते हैं सब लोग। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई यार, मतलब चार्जिंग को लेके लोनावाला गया, लोनावाला में मैप्रो गया, मैप्रो में मस्त तो उधर चार्ज जोन का चार्जर लग रहा था, जितने में चाय कॉफ़ी भी 15-20 मिनट, उतने में मतलब कितने मुश्किल है 300-400 रुपये लगे होंगे, और गाड़ी मतलब 60% से 80% हो गई। और मैं एग्जैक्टली नंबर तो नहीं ध्यान मेरे को, मतलब हो गई चार्ज। तो मेरे को कहीं वो एंग्जाइटी आई नहीं कभी यार कि मतलब पेट्रोल डलाने में जो टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम मेरे को चार्जिंग में लग रहा है, क्योंकि सब जगह DC फास्ट चार्जर्स लग रहे हैं, राइट। तो आपको टॉपअप करनी है, आपको 0 to 100 नहीं करनी, क्योंकि आप कभी भी कोई टूर पे जाते हो तो आप घर से चार्ज करके जाओगे या जहाँ से भी आप चार्ज करके आओगे, मतलब आप लगभग 80-70 के ऊपर ही लेके जाओगे गाड़ी, ठीक है। बस आपको
आते हो, मतलब जाने के बाद वापस आते हो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी बैटरी कम हो गई, 30-40 तक आ गई, तो आपको टॉपअप करना तो 15-20 मिनट रुक के टॉपअप कर सकते हो, तो दैट इज इनफ, आपको घर पहुंचा देगी। ठीक है, 490 कंपनी क्लेम कर दी है, जिस हिसाब से मैं अच्छे से चलाई, मैंने हाईवे पे 100-120 पे भी चलाई, एडास भी यूज़ किया, ठीक है, गार्ड्स में अच्छे से रीजन भी लिया, ये सब करने के बाद भी यार मतलब 425 में कहूँगा, 425 तक ये गाड़ी निकाल रही है अभी। इसमें एसी भी कंटिन्यू चलता है, गाने भी चल रहे हैं, मेरा मोबाइल भी कनेक्टेड, चार्ज भी हो रहा है, पीछे वाले लोग भी चार्ज कर रहे हैं मोबाइल, और गाड़ी भी 100 के ऊपर चल रही है, हाईवे के ऊपर एडास चल रहा है, क्रूज कंट्रोल पे चल रही है, सारे फीचर चल रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से यार 400-450 निकाले तो मोर देन इनफ यार भाई। मतलब क्या है, वो 500-600 के चक्कर में मत पड़ो, उसके चक्कर में 30-32 लाख 35 लाख रुपए पड़ना, महंगी गाड़ियाँ लेना फैंसी। ठीक है, आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी फैमिली सेफली जाए, फीचर लोडेड गाड़ी हो, ठीक है, स्पेस है गाड़ी में, अच्छा फीचर्स है, पैनोरामिक सनरूफ है, पीछे बैठे हुए लोगों को भी अच्छा लगे, एडास है, तो ये सब चीजें देखा जाए तो 7 सीटर में अभी तक कोई ईवी गाड़ी है तो आई थिंक किया क्लेविस ही है। एक ईमैक्स 7 आती है, बट वो अगेन इससे महंगी गाड़ी है। ठीक है, फिर BYD बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं मानता हूँ ब्रांड अच्छा है, बट अभी प्रेजेंस इंडिया में इतनी उसकी है नहीं। ठीक है, प्लस वही कॉस्ट उसकी ज़्यादा है। किया एक साउथ कोरियन कंपनी है, Hyundai की सिस्टम कंसर्न है। Hyundai इतने सालों से इंडिया में स्टेब्लिश है, और किया तो आप देख रहे हो जो 5-6-7 साल में जो इसने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है, सेल्टो जिस हिसाब से बिकी, तो आई थिंक मुझे बोलने की जरूरत नहीं, काउंटर करने की जरूरत नहीं। तो बेस्ट ब्रांड है, साउथ कोरियन ब्रांड है। बैटरी भी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है साउथ कोरिया की, कोई चाइनीज कंपोनेंट नहीं है इसके अंदर, मतलब बैटरी तो चाइना की नहीं है, बाकी पार्ट्स का मैं गारंटी नहीं ले सकता। फिट एंड फिनिश एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, लॉन्ग ट्रिप्स पे आप लेके जा सकते हो, 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। पीछे वाली जो लास्ट वाली रो है उसमें देखो यार, वो 6 फीट के एडल्ट के लिए तो नहीं बनी, वो तो आप भी समझते हो, वो तो XUV 700 में भी नहीं बैठ सकता 6 फीट का आदमी। तो 5-6, 5-8 तक के लोग बैठ सकते हैं। 100-200 किलोमीटर की ट्रिप करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के लिए तो बेस्ट है, बच्चे तो आराम से पीछे एंजॉय करते हैं, उनको टॉयज वॉयज दे दो आप, उधर वो मस्ती करते रहेंगे। ठीक है, स्पेशियस गाड़ी है, कंफर्टेबल गाड़ी है, रिच अंदर का इंटीरियर रिच लगता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए यार। आप क्या हो, दूसरे ब्रांड में आप फैंसी फीचर के पीछे भागो कि यार मैं बटन दबाऊंगा, वो चार्ज ऐसे लाइटें जलेंगी और वो आपस में कनेक्ट होंगी और डिज़ाइन बनेगी, और वो क्या बोलते हैं ग्रूव में फीचर कि भाई मैं गाने चलाऊंगा तो सारी लाइटें नाचेंगी, वो सब फालतू की यार। वो मतलब वो छपरी लोग जो होते हैं ना, बैचलर लोग, बच्चे, वो इस टाइप की फीचर की गाड़ियाँ लेना पसंद करते हैं। अगर आप एडल्ट और मैच्योर आदमी हो, प्रोफेशनल हो, तो ये सब फालतू के फीचर के चक्करों में नहीं फंसना। आप उनको शोबाजी करने के लिए गाड़ी लेनी है, अब उनको क्या फैमिली कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए गाड़ी चाहिए, रिलायबल गाड़ी चाहिए, जो माइलेज जो रेंज क्लेम करती है वो बिल देने वाली गाड़ी चाहिए अपन को। ठीक है, अपन को फैंसी गाड़ी नहीं चाहिए, शो ऑफ नहीं करना है अपन को। अगर आपका माइंड वैसा है तो मैं बोलूँगा 7 सीटर के अंदर इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है ईवी के अंदर। 5 सीटर में बोलूँगा क्रेटा भी ले सकते हो, अगर आपका 5 सीटर ही चाहिए तो क्रेटा भी बहुत अच्छी गाड़ी है, Hyundai की गाड़ी है, रिलायबल गाड़ी है, ले सकते हो। बाकी दूसरे ब्रांड्स हैं मार्केट में, वो आप आपकी रिसर्च से देख सकते हो, पर मेरे को तो ये ब्रांड बहुत सही लगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, रेंज भी अच्छी निकाल रही है, घर पे चार्ज करो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे तो ऑफिस में फ्री चार्जिंग है, देखो सीधी सी बात, मैं तो ऑफिस में जब भी जाता हूँ हफ्ते में एक बार इसको लगा जाता हूँ, 90% कर लाता हूँ, 100% कर लाता हूँ, वो मेरा आराम से अगले 2 हफ्ते चल जाते हैं। तो वीकेंड में मैं 250-300 किलोमीटर की ट्रिप भी मार लेता हूँ। बेस्ट गाड़ी है, पैसा बच रहा है आपका। ठीक है, पेट्रोल डीजल वाला झंझट ही खत्म, और फ्यूचर ईवी का ही है ये आप मान के चलिए। आगे जाके ईवी अडॉप्शन के ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है, और ईवी अडॉप्शन ही करेंगे लोग। बाकी डीजल पेट्रोल के चक्कर में मत फंसो, ना ये फालतू की चोचलेबाजी है कि इसका लो, देश का लोहा लो, मेड इन इंडिया लो, इस चक्कर में मत फंसो। ये सब प्रोपोगेंडा है, ये जो भी ऐसे एजेंडा चला रहे हैं मार्केट में, इनको पैसा मिलता है। ये जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, देश का लोहा, ये XYZ जो भी है, इनको पैसा मिलता है। इनके रिकमेंडेशन मत लो आप, पर्सनल जो लोग हैं जिन्होंने गाड़ी ली हुई, आप उनसे बात करो, उनके रिव्यूज़ लो, उस बेसिस पे आप गाड़ी उठाओ। ठीक है, बाकी तो नेगेटिविटी तो मार्केट में बहुत है, नेगेटिविटी सोशल मीडिया में बहुत है, उस चक्कर में आप ना फंसें। आप रियल रिव्यू लें, जिसके पास गाड़ी उससे रिव्यू लें। जैसे मैंने अपना एक रिव्यू दिया, अनबायस्ड रिव्यू दिया, ना ही मेरे को किसी ब्रांड से दुश्मनी है, ना ही मेरे को कोई किया के लेकर कोई बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं तो किया की पहली गाड़ी है, बट मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आपको और भी कुछ रिव्यू चाहेगा तो बताइएगा। मैंने
एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो ऑटोटेक की मैंने 70 मिनट्स लगाई थी उसके ऊपर, और इससे पहले भी मैंने एक अपना ये 70 MI का जो डैश कैम लगाया उस पर भी वीडियो बनाई थी, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी कुछ भी रहेगा तो आप कमेंट्स में पूछें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।